हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को बीपीएससी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो एईडीओ का अध्ययन, जो सामान्य अध्ययन का जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसमें भी हम लोग देखने वाले हैं इतिहास से संबंधित, जो कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो हम लोग का टॉपिक वाइज करके क्वेश्चन दे दिया गया है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में इस तरह का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, जितना भी यहाँ पे टॉपिक है, जैसे पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से संबंधित जितने क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। फिर से दूसरा टॉपिक होगा, उसका चर्चा वहां पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो यह 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह नर्मदा घाटी से हम लोग बोलेंगे, आंसर में क्या होगा, नर्मदा घाटी। यानी प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की इन घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी हो गया। और भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। दोस्तों, प्राय यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उसकी चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो देखेंगे हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। रोपण तो वह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह से देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखें हम कि हड़प्पा तो रावी नदी, रोपण तो सतलज नदी, मोहनजोदड़ो तो सिंधु घाटी यानी सिंधु घाट नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल जो है वह भोगवा या सुतका गेडोर जिसे बोलते हैं हम लोग, वह दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लोथक जो है भोगवा नदी और सुतका गेडोर जो है वह दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। सोतका कोह सादी कौर जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। आलममीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और रंगपुर जो है वह आपका भादर या कोट, यहाँ पे बोला जाएगा भादर या मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और कुणाल जो है वह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट हो जाता है हड़प्पा, लोथल, रोपण, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ये जो है जो किस शहर के किनारे बसा हुआ है, इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से देख पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बनावली जो है वह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा तो चिनाब नदी, बनावली तो सरस्वती नदी, भगवानपुरा तो सरस्वती नदी के किनारे, आमरी तो सिंधु नदी के किनारे, और राखीगढ़ तो घग्गर नदी के किनारे, दैमाबाद तो प्रवरा नदी के किनारे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो नदियां हैं वह यानी उसके किनारे जो हड़प्पा कालीन जो मतलब जो वहाँ के
हड़प्पा कालीन जो शहर हुआ करते थे तो किस नदी के किनारे बसे हुए थे। इसके बाद देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता क्या है तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था तो लाल रंग का, यानी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था तो लाल रंग का हुआ था। इसके बाद देखेंगे इस हड़प्पाई नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं। तो सबसे पहले देख लिए कि मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग तो लाल था और हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के जो निशान मिले वो कालीबंगा से मिले हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है तो वह लोथल में, यानी लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, यानी लोथल जो है गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर है तो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर है तो वह लोथल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे सिंधु सभ्यता के, यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। स्थल जो है हड़प्पा के बारे में देखा जाए तो उत्खननकर्ता जो है या खोजकर्ता तो दयाराम सहनी एवं माधो स्वरूप वत्स हैं जो 1921 या इसको कहा जाए तो 1926 से 27 और वर्तमान स्थिति साहिवाल जनपद है पाकिस्तान में, यानी 1921 से 1926 से 27 साहिवाल जनपद पाकिस्तान। इसके बाद है मोहनजोदड़ो तो राखलदास बनर्जी उत्खनन करता हुए खोजकर्ता 1922 में खोज किए। और लरकाना जनपद यानी पाकिस्तान में पड़ता है लरकाना जनपद जो है वह वर्तमान स्थिति में अभी वहाँ है। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा के तो दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स। चंदहुदड़ो एनजी मजूमदार 1931 ईस्वी में और सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं कालीबंगा बीबी लाल एवं बीके थापर, बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 से 69 हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसके बाद से देखते हैं कोटदीजी फजल अहमद खान, यानी कोटदीजी के जो उत्खनन करता है तो फजल अहमद खान है और इसका वर्ष जो है 1957 से 58 है। खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। खैरपुर सिंध प्रांत और पाकिस्तान में। रंगपुर तो MS वत्स 1934 से 35 सुरेंद्र नगर गुजरात में है। रोपड़ में देखेंगे तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा जो है यहाँ देखेंगे 1953 से 55 रूपनगर। और यहाँ देखेंगे पंजाब। इसके बाद है लोथल तो SR राव 1954 से 55 अहमदाबाद गुजरात। इसके बाद देखते हैं आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ही है 1958 मेरठ उत्तर प्रदेश। और लोथल जो है SR राव 1954 से 55 अहमदाबाद गुजरात। सुतकागेडोर तो RL स्टाइन और जॉर्ज डेल्स 1927 से 62 और यहाँ पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट के किनारे। यहाँ देखेंगे बनावली तो रविंद्र सिंह बिष्ट, बनावली के उत्खननकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट है और 1974 से 77 इसका वर्ष होता है। और फतेहाबाद हरियाणा में अभी इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ है। धौलावीरा JP जोशी है 1967 से 68 कच्छ गुजरात में जो पड़ता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत कला, वास्तुकला। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो यहाँ सबसे पहले बोलेंगे हम लोग कि पक्की ईंट से बनी इमारतें हुआ करती थी। कला और वास्तुकला में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह काफी उत्कृष्ट थी। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाता है, यह 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बानावली से भी और कालीबंगा से भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आने वाले बिहार में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। इस तरह का मैं वीडियो बनाते रहूँगा आप लोग को। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। उसमें जो जैसे जानवर 3-4 जानवर के नाम दिए हुए थे तो उसमें उन लोगों को पता नहीं था। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं मालूम था। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो B.A. स्मिथ विकल्पना अनुसार जो है B.A. स्मिथ उसमें नहीं होंगे। अभी आप लोग को हम बताएं मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता जो हैं से संबंधित नहीं थे, तो B.A. स्मिथ। अभी इसके बाद से देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है कि प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। इसको बहुत अच्छा से देखेंगे कि तांबा, तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान से। खेतड़ी यानी राजस्थान, बलूचिस्तान और यहाँ देख लेंगे बलूचिस्तान एवं ओमान से। और यहाँ देखेंगे लाजवर्द जो है बदखासा अफगानिस्तान में स्थित है स्थल जो है, और टीन जो है ईरान अफगानिस्तान से, और चांदी जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से भी धातुएं जो है प्राप्त हुई है। इसके बाद से अगला देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ से, यहाँ देखते हैं सीसा जो है अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर राजस्थान जो है, और शिलाजीत जो है हिमालय से, और गोमेद जो है गुजरात से। इसके बाद से देखते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि दोस्तों जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है एकदम पूरा टॉपिक वाइज आप लोग इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि यह टॉपिक वाइज बताया जा रहा है कि किस समय किस कालक्रम में यह जो घटनाएं घटित होती है या कब इसकी कहाँ खोज होती है, इस सब के बारे में बताया जा रहा है, वो भी टॉपिक वाइज। बहुत अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप कर करके देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नौपाषाण कालीन स्थल एवं संबंधित स्थान, तो नौपाषाण कालीन स्थल और स्थान, तो उतनूर तेलंगाना में, यानी नौपाषाण कालीन जो स्थल है एवं संबंधित स्थान जो है, चिरांद जो है बिहार से। क्वेश्चन पूछा हुआ भी था चिरांद का संबंध कहाँ से, तो बिहार से। गुफ्रकाल जो है कश्मीर से, पयमपल्ली जो है तमिलनाडु से, और भीमटेका स्थल जो है कहाँ स्थित है, 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लेंगे क्वेश्चन, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमटेका जो है रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देख लीजिए। यहाँ सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वानों से संबंधित है। तो कारण जो है देख लीजिए, कारण यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है। यहाँ क्वेश्चन देखते चलते हैं, देखिए कारण जलवायु परिवर्तन, तो RL स्टाइन, N घोष। और यहाँ पे देख लेते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन, तो MR साहनी, और प्राकृतिक आपदा जो है KUR कैनेडी, और बाढ़ से संबंधित जो है मैके एवं मार्शल।
आर्यों का आक्रमण जो होता है तो गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर जो विद्वान हैं, उनके मानने वाले जो विद्वान हैं। पर्यावरण परिवर्तन तो एम दिमित्रिमेव। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो 900 वर्ष। यानी आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्ष। इसके बाद से देख लेते हैं कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था तो मगध। यानी प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। इसके बाद से देख लेते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते चलते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन अभी देखे थे हम लोग, देखिए कितना बढ़िया टॉपिक वाइज है इसका। यानी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, टॉपिक वाइज करके भी दिया गया है, कितना अच्छा से क्वेश्चन है यहाँ पे। वैदिक काल, अब यहाँ जो भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों, तो वैदिक काल से संबंधित होगा। इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग नोटबुक में इसको नोट करते चले। वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। ऋग्वेद जो है उनका उपवेद है आयुर्वेद, और पुरोहित जो है उनको होता कहा जाता था। पुरोहित को होता कहा जाता था। अब देखेंगे यहाँ पे यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है जो धनुर्वेद है, और धनुर्वेद को यानी यजुर्वेद को जानने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता था। इसके बाद से सामवेद आता है। सामवेद को जो यहाँ पे देखेंगे गंधर्व वेद भी कहा जाता था, और इसको उद्गाता कहा जाता था पुरोहित को मानने वाले को, और अथर्ववेद को मानने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था, और उपवेद इसका अर्थशास्त्र था। शिल्प वेद, स्थापत्य वेद इसका ही नाम था। कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है। यानी ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं कि यौ को उस समय जौ को यौ कहा जाता था, गोधूम को गेहूं कहा जाता था, हिरण्य या स्वर्ण को सोना कहा जाता था, और करीस को गोबर की खाद कहा जाता था। वेकनाट को ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग कहा जाता था वेकनाट। तंदुल चावल को कहा जाता था, और ब्रीही धान को कहा जाता था ब्रीही धान। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे एक शब्द मिला ब्रीही। तो धान को कहा जाता था यव, यव जो है जौ को कहा जाता था, और गोधूम गेहूं को। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है तो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता के लिए यह जो है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। इसके बाद से देख लेते हैं कि बोगा यानी बोगात जो कोई जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। यह 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन जो है 39वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, परुष्णी नदी के। यानी प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं तो ऋग्वेद, ऐतरेय या कौशितकी कहा जाता था, ऐतरेय या कौशितकी। उपनिषद इसका है ऐतरेय उपनिषद। इसी तरह से सामवेद तांड जैमिनीय छांदोग्य आरण्यक के रूप में। इसी तरह से यजुर्वेद है तो तैत्तिरीय उपनिषद में,
और अथर्ववेद जो है गोपथ, जिसे मुंडको उपनिषद सबसे छोटा माना जाता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं इसमें ऋग वैदिक कालीन नदियां। देखिए यहाँ वैदिक कालीन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन नाम तो कुर्मु, और इसको कुर्मर भी कहा जाता था। बीतस्ता को झेलम नदी को बीतस्ता भी कहा जाता था, और रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था, ब्यास नदी को बिपाशा, और दृश्यवती घग्गर नदी को कहा जाता था। सुवास्तु जो है स्वात जो स्वात नदी को कहा जाता था, और प्राचीन नाम है कुभा और आधुनिक नाम है काबुल। प्राचीन नाम है आस्किनी और आधुनिक नाम है चिनाब। चिनाब को आस्किनी भी कहा जाता है। शत्रुदी सतलज नदी को, सादानीरा गंडक नदी को कहा जाता था, और गोमती जो है गोमल नदी को कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। और इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से थी तो धर्मशास्त्र के समय में। अब यहाँ एक चीज देखते हैं, ऋग वैदिक कालीन देवता तो इंद्र, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ। अब इसके बाद से देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन को। वरुण आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं रीत या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण को बोला जाता है। धौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता को, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता को, और मारुत जो है आंधी तूफान के देवता को, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता को। अब चलते हैं यहाँ पे दिशा और उनके राजा। दिशा और उनके राजा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्व दिशा जो है उत्तर वैदिक शब्द जो है प्राची है और इसके राजा का नाम सम्राट है, और पश्चिम जो है तो प्रतीच्य जो है, और स्वराट जो है उनके राजा का नाम, उत्तर जो है उदिच्य और विराट इसके राजा का नाम है, मध्य जो है राज्य और राजा इसके राजा का नाम है, दक्षिण तो भोज्य को दक्षिण कहा जाता है और भोज इसके राजा का नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ लगभग 3000 साल पहले। यहाँ पे देखेंगे 3000 साल पहले हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं, सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से। अब देखिए जिस तरह से हम लोगों ने देखा अभी एक टॉपिक वैदिक काल से संबंधित, उसी तरह से अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सबका यहाँ पे रिवीजन हम लोग फिर से करेंगे। और आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा नए वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो कुशीनगर में। यहाँ क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो गौतम बुद्ध को। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था तो सारनाथ में। सारनाथ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 47वीं और 53वें में, और 55 का जो बीपीएससी हुआ था 55वीं में,
55वीं में जो बीपीएससी हुआ, 53वीं, 47वीं, उसमें सब में सारनाथ से संबंधित, यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे, तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बीपीएससी में पूछा जाता है कि बौद्ध संगीतियां, स्थान, अध्यक्ष और शासक, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था, और अध्यक्ष महाकश्यप थे, अजातशत्रु उसके शासक थे। 383 ईस्वी में होता है द्वितीय बौद्ध संगीति, जो वैशाली में हुआ था, साबाकामी इसके अध्यक्ष हैं, और कालाशोक जो है इसके शासक हैं। इसके बाद से देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह होता है 298 ईसा पूर्व में। यहाँ पे इंगित नहीं किया गया, लेकिन 298 ईसा पूर्व होगा, और पाटलिपुत्र में होता है। मोगलीपुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष हैं, और अशोक उस समय शासक थे। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईसा की प्रथम सदी में होता है, कुंडल वन कश्मीर में होता है, और वसुमित्र उपाध्यक्ष यानी वहां पे अध्यक्ष के रूप में थे। और यहाँ पे देख लेते हैं कनिष्क जो है उस समय शासक थे। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो राजगीर में हुई। अभी आपको बताया गया यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे राजगीर में हुई थी। यहाँ पे तो पहला महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। स्तूप कहिए, चैत्य कहिए और विहार कहिए, विहार का निर्माण जो है अगर पूछा जाएगा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं एवं संबंधित स्थान, उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था, और निधन जो है इनका कुशीनगर में हुआ था, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में। इसके बाद से देखते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है, तो पंचम पीढ़ी का है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 48वीं और 52वीं बीपीएससी में। इसके बाद से देख लेते हैं कि त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है, यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इसके बाद से देखते हैं कि रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है, तो राजगीर में है। यहाँ क्वेश्चन जो है रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में, वह राजगीर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो गुप्त काल में हुआ था, और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। गुप्त काल में हुआ था और कुमारगुप्त उसके संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाए तो वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, यानी विक्रमशिला का जो स्थापना किया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो धर्मपाल के द्वारा। और इसका जो यह बिहार के वर्तमान में है, कह रहा है कि बिहार असत्य कथन का इसमें डाल दिया गया है। 44वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है विकल्प के अनुसार।
अब यहाँ देखेंगे नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो अजंता में स्थित है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन जो है समान नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। और बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन में, दोनों में आत्मदमन जो है समान नहीं है, धर्म बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में। दोस्तों आज तक हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसके नेक्स्ट में मेरा जो वीडियो रहेगा वहां से टॉपिक स्टार्ट होगा जैन धर्म का। दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।